स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक कमाल की फिल्म को जिसका नाम है आंध्रा किंग तलुका को। तो आइए इस मूवी का एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 2002 के एक बहुत ही फेमस एक्टर सूर्या से, जो कि अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं। जब फिल्म का शॉट कंप्लीट होता है तो हमें मालूम चलता है कि हीरो सूर्या जो है वो इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये उनकी 100वीं फिल्म है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही सूर्या के पास फिल्म के प्रोड्यूसर आते हैं। उनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था जिससे कि सूर्या समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पर प्रोड्यूसर बताता है कि वो इस फिल्म को पूरा नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उसने कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर से हेल्प मांगने की कोशिश की, बहुत सारे प्रोड्यूसर से भी पैसे मांगे, लेकिन सभी ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। और अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस फिल्म को कंप्लीट कर सके। और देखा जाए तो आपकी पिछली 7 फिल्म जो है वो फ्लॉप रही है और उसे ऐसा लगता है कि ये फिल्म भी फ्लॉप होगी। इसी वजह से अब वो इस फिल्म में पैसा नहीं लगाना चाहता है। लेकिन मेन रीजन ये नहीं है, मेन रीजन तो ये है कि अब प्रोड्यूसर के पास पैसे ही नहीं बचे हैं। ऐसे में अगर आपके पास कोई जुगाड़ हो तो आप ही इस फिल्म को पूरा करवा लीजिए। फिल्म को कंप्लीट करने में 3 करोड़ रुपए की जरूरत है। प्रोड्यूसर ने जब ये सारी बातें बताई तो यहाँ सूर्या के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये फिल्म उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जरूर हिट होगी। लेकिन प्रोड्यूसर को पता नहीं क्यों उस पर भरोसा ही नहीं है। सूर्या अपने पुराने दिनों को याद करता है जब उसे अवार्ड पर अवार्ड मिला करते थे, लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि आज उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। वो अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि शायद यहीं उसका अंत होगा। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद अब यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और अब शायद उसे एक्टिंग भी छोड़नी पड़े। तभी सूर्या एक फेमस प्रोड्यूसर के पास कॉल करता है और उससे 3 करोड़ रुपए मांगता है। प्रोड्यूसर यहाँ सूर्या का नाम सुनते ही खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये पैसे तो मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगा, बस बदले में आपको मेरी फिल्म करनी पड़ेगी। जिस पर कि सूर्या खुश हो जाता है और कहता है कि मैं आपकी फिल्म जरूर करूंगा। प्रोड्यूसर बताता है कि पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। दरअसल मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ हीरो के रूप में। उस फिल्म में आपको हीरो के पिता का रोल करना है और वही आपकी 100वीं फिल्म होगी। ये सुनने के बाद तो सूर्या हैरान रह चुका था। उसके तो होश उड़ चुके थे कि आखिरकार वो हीरो से डायरेक्ट हीरो का पिता कैसे बन सकता है भला। और अगले सुबह जब सूर्या अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में एक खबर आती है कि सूर्या की 100वीं फिल्म बंद हो चुकी है और अब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स गुस्से में हैं क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना पैसा वापस चाहिए। सूर्या अब प्रॉब्लम में है। अगर उसके पास पैसे होते ही तो वो फिल्म कंप्लीट नहीं कर लेता, डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्यों देता। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो सूर्या के घर के बाहर धरना दे रहे हैं और वो उसके नाम के मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। सूर्या को समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। सूर्या के दिमाग में चल रहा था कि वो हीरो के पिता का रोल ही कर लेगा ताकि उसे 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और वो अपनी फिल्म बचा लेगा। लेकिन उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर ये फिल्म की तो उसकी जो बनने वाली फिल्म है वो फिर नहीं चलेगी। पर सूर्या के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे ही वो कॉल करने ही वाला था कि तभी यहाँ उसका मैनेजर आता है और वो बताता है कि आपके अकाउंट में अचानक से पता नहीं 3 करोड़ रुपए आ चुके हैं। ये किसी फैन का काम लगता है और अब तो आपकी फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगी। ये काम किसने किया है ये तो नहीं मालूम है, हालांकि हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। मैनेजर तुरंत ही बैंक में कॉल करता है और पता लगाता है कि आखिरकार ये पैसे किसने भेजे हैं। पता चलता है कि ये पैसे दरअसल में सूर्या फैंस एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। तब सूर्या का साथी चिट्टी बताता है कि मुझे सूर्या फैंस एसोसिएशन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है 1988 में, जहां सूर्या फैंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट दरअसल में चिट्टी ही था। और यहाँ पर सूर्या भाई की फिल्म आज इस थिएटर में रिलीज हो रही थी, इसलिए चिट्टी जो है वो सभी को टिकट दे रहा था। और पहले 3 दिन तो किसी को भी टिकट नहीं मिलती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट मिलती है जो कि सूर्या के बहुत बड़े फैन हो या फिर उन्होंने सूर्या के लिए कुछ किया हो या फिर पोस्टर लगाए हो या फिर बैनर लगाए हो। पैसे देकर यहाँ पर टिकट नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सागर नाम का एक छोटा सा बच्चा आता है जो कि अपने पिता के साथ यहाँ आया हुआ था। वो सूर्या का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए वो यहाँ फिल्म देखना चाहता था। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें मालूम चला कि यहाँ पैसों से टिकट नहीं मिलता बल्कि कुछ करना पड़ता है। तब सागर के पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ करना क्या है।
लेकिन सागर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए वो अपनी शर्ट को उतार कर उस पर आंध्रा किंग लिखकर उसे पोस्टर के ऊपर लगा देता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसे इस तरह से टिकट मिल गया था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां सूर्या को मालूम चलता है कि उस छोटे से बच्चे ने जो पोस्टर के ऊपर आंध्रा किंग लगाया था, उसके बाद से ही सभी लोग सूर्या को आंध्रा किंग बुलाने लगे थे। सूर्या को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसका इतना बड़ा भी फैन कैसे हो सकता है भला। सूर्या कहता है कि अगर सचमुच ही मेरा कोई ऐसा फैन है तो मैं खुद उससे मिलने के लिए जाऊंगा। इसलिए सूर्या जो है वो सभी लोगों के साथ मिलकर उस फैन से मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में जब वो चाय की टपरी पर बैठे हुए थे कि तभी एक न्यूज आता है जहां मालूम चलता है कि एक रिपोर्टर ने सूर्या के बारे में कुछ उल्टा सीधा छाप दिया है कि उसकी 100वीं फिल्म कभी नहीं बनेगी। लेकिन ये देखते हुए सूर्या फैंस को गुस्सा आ जाता है और वो उस रिपोर्टर ईश्वर को पीट देते हैं। लेकिन अब बहुत सारे रिपोर्टर्स ने धरना दिया है, वो चाहते हैं कि सूर्या खुद यहाँ पर आए और उनसे माफी मांगे। ये देखकर सूर्या को ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे पहले वो लोगों के पास जाता है और वहां जाकर वो ईश्वर से माफी मांगता है। लेकिन सूर्या को ये बात मालूम चल चुकी है कि दरअसल में सूर्या जो है वो सागर का बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि सूर्या का बहुत बड़ा फैन भी है। तब ईश्वर बताता है कि वो मैंने इसलिए छापा है ताकि ये सारी बातें जो है वो सागर तक पहुंच जाए। अब ईश्वर यहाँ सागर की पूरी कहानी बताता है कि आखिरकार वो सूर्या का कितना बड़ा फैन है। ईश्वर बताता है कि जब आपकी फिल्म रिलीज होती थी तो वहाँ का माहौल कुछ इस तरह का होता था कि जैसे यहाँ त्योहार हो, लेकिन कुछ हेटर्स भी थे जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सूर्या की फिल्म यहाँ रिलीज हो। एक वक्त की बात है जब आपका पोस्टर वहां से गिरने वाला था, लेकिन सागर ने ही उसे बचाया था। यहाँ कुछ हेटर्स भी है जिनमें से उनका मेन लीडर जो है वो बाबू है, और बाबू बिल्कुल नहीं चाहता है कि सूर्या की फिल्म चले। इसी वजह से वो हमेशा सागर के बीच में टांग अड़ाता रहता है। बाबू सागर को हमेशा चढ़ाता रहता है कि ये फिल्म तो उसकी फ्लॉप होगी। साथ ही यहाँ सागर को एक बात और मालूम चलती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन थिएटर में अभी तक सूर्या की फिल्म की रील ही नहीं पहुंची है। ये देखते हुए सागर को आ जाता है गुस्सा और फिर तो वो थिएटर में पथराव करने लगता है। लेकिन वो पत्थर जो है वो सीधा कांच के रास्ते से एक लड़की के पास पहुंचता है और उस लड़की का नाम महालक्ष्मी है। लेकिन कहीं ना कहीं सागर ने महालक्ष्मी को पहली बार देखा था और पहली नजर में ही महालक्ष्मी सागर को पसंद आ गई थी। तो थिएटर के मालिक है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम की बेटी है महालक्ष्मी। जब उन्हें मालूम चला कि सागर ने ये काम किया है तो वो उसे जेल में बंद करवा देते हैं। जेल में जाने के बाद भी सागर की अकड़ कम नहीं होती, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी को याद कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सागर के पिता आ जाते हैं और वो उसे जेल से छुड़ाते हैं। हमें ये भी मालूम चलता है कि सागर के पिता उसे बहुत सपोर्ट करते हैं और फिर जेल से छूटने के बाद सागर तुरंत ही फिल्म देखने के लिए जाता है और वहाँ खूब एंजॉय करता है। अब हमें सागर के गांव के बारे में मालूम चलता है। सागर का गांव एक टापू पर मौजूद है, जहाँ टापू के चारों तरफ पानी ही पानी है। आने जाने के लिए उन्हें नाव की जरूरत पड़ती है और तो और उनके गांव में बिजली तक नहीं है। लेकिन फिर भी सागर जो है वो पढ़ाई करने के लिए अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज आ जाता है। कॉलेज आने के बाद उसकी मुलाकात बाबू से होती है और बाबू यहाँ सागर को बताता है कि हाल ही में जो सूर्या की फिल्म रिलीज हुई है वो तो फ्लॉप निकली है, क्योंकि उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेरे पास है और उसने इतनी भी कमाई नहीं की है। सागर को बहुत अच्छे से मालूम है कि यह फेक कलेक्शन है, लेकिन वो सूर्या के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। इसलिए सागर को आ जाता है गुस्सा और यहाँ पर वो बाबू के लोगों को बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन तभी यहाँ उसे महालक्ष्मी दिखाई पड़ती है। मालूम चलता है कि महालक्ष्मी को कॉलेज आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और हाल ही में सागर और बाबू का जो झगड़ा हुआ है उसे देखते हुए प्रिंसिपल ने उन्हें ऑफिस बुलाया था। प्रिंसिपल बताते हैं कि बाबू तो बड़े घर का है, वो तो आसानी से छूट जाएगा, लेकिन तुम लोगों को तो मुझे सस्पेंड करना ही पड़ेगा। और ऐसा वैसा सस्पेंड नहीं कि जिसमें तुम घर रहकर आराम करोगे, बल्कि तुम्हें हर एक रोज कॉलेज आना पड़ेगा और हर रोज साफ सफाई और कैंटीन में काम भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, यहाँ सागर को कॉलेज तो आना ही था। तो कॉलेज में आने के बाद सागर की मुलाकात कैंटीन में महालक्ष्मी से होती है। महालक्ष्मी को वो कोला पिलाता है और फिर दोनों आपस में बात करते हैं। सागर यहाँ उससे नाम पूछता है तो महालक्ष्मी अपना नाम बताती है। सागर कहता है कि इसी नाम से तो थिएटर भी है, लेकिन महालक्ष्मी बताती है कि वो थिएटर दरअसल में हमारा ही है। यहाँ बातों ही बातों में महालक्ष्मी को ये बात तो मालूम चल चुकी थी कि दरअसल में सागर जो है वो सूर्या का बहुत ही बड़ा फैन है। अब जब सूर्या की फिल्म रिलीज होती है तो सागर फिल्म की टिकट लेने के लिए पहुंच जाता है। उसे 20 टिकट चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सागर को कोई भी टिकट नहीं दी जाए, क्योंकि उसने थिएटर में तोड़ फोड़ की है।
और अब ऐसे में सागर अपने दोस्तों को फिल्म नहीं दिखाएगा तो फिर काय का वो सूर्या का फैन। इसी वजह से उसकी बेइज्जती होना तो एकदम तय है। तभी सागर की नजर पड़ती है महालक्ष्मी के ऊपर, जो कि थिएटर के अंदर थी। वो यहाँ उसे बुलाता है और कहता है कि मुझे टिकट चाहिए, अगर टिकट लेकर नहीं गया तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, जिस वजह से महालक्ष्मी उसे टिकट दिलवाती है। और अब सागर यहाँ 20 टिकट लेकर चला जाता है और फिल्म देखता है। फिल्म देखने के बाद सागर तुरंत ही महालक्ष्मी से मिलता है और उसे थैंक यू कहता है। महालक्ष्मी कहती है कोई बात नहीं। महालक्ष्मी यहाँ एक सवाल पूछना चाहती है कि आखिरकार तुम सूर्या के इतने बड़े फैन कैसे हो। तो यहाँ पर सागर अपनी एक बैक स्टोरी बताता है। वो कहता है कि बचपन में मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी ने मुझे संस्कृत के बहुत सारे श्लोक भी याद कराए थे, लेकिन जब उसका एडमिशन स्कूल में होना था और जब टीचर ने उसे श्लोक पूछे थे एडमिशन के लिए, तो वो उनके सामने नहीं बोल पाए। उसे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी, जिस वजह से उसके पिता ने उसे बहुत मारा और अब वो बहुत ज़्यादा उदास बैठा हुआ था। तभी टेप रिकॉर्डर में सूर्या का एक सॉन्ग चला जो कि काफी ज्यादा मोटिवेशन वाला था। उस सॉन्ग को बार बार सुनने के बाद सागर के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था और फिर तो सागर जो है वो सूर्या को भगवान मानने लगा था। तो एडमिशन से पहले सागर ने उस टेप रिकॉर्डर को 1000 बार सुना होगा और फिर जब स्कूल गया और टीचर ने उससे श्लोक पूछे तो इस बार सागर ने फटाफट सारे श्लोक बोल दिए, जिससे कि सागर का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और उसके पिता भी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद से ही सागर सूर्या का बहुत ही बड़ा फैन बन गया था। वो उन्हें भगवान मानता है। महालक्ष्मी कहती है कि इसमें हीरो जो है वो सूर्या नहीं है, हीरो तो तुम हो, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की है। तुम्हारी नजरों में शायद सूर्या हीरो होगा, लेकिन मेरी नजरों में तो तुम ही हीरो हो। अब महालक्ष्मी के पिता पुरुषोत्तम यहाँ पर आ जाते हैं और उसे वो अपने साथ ले जाते हैं। अब अगले दिन से हम देखते हैं कि सागर और महालक्ष्मी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और अब सूर्या का एक नया गाना भी आया था, इसलिए वो वॉकमैन में उस सॉन्ग को सुनने लगते हैं कि तभी यहाँ पर बाबू और उसके कुछ लोग आ जाते हैं, जो जब देखते हैं कि महालक्ष्मी और सागर कोने में खड़े होकर कुछ कर रहे हैं तो वो यहाँ आकर उनके बीच में टांग अड़ाने लगता है और तो और उनके साथ बदतमीजी भी कर रहा था। साथ ही बाबू ने यहाँ पर महालक्ष्मी का वॉकमैन भी तोड़ दिया था। तब सागर उस वॉकमैन को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो उसे सुधारना चाहता था। और जब उसके पास ईश्वर बैठा हुआ था तो सागर उसे महालक्ष्मी के बारे में बताता है कि वो तो उससे प्यार करने लगा है। जब उसे पहली बार देखा था ना, तब से ही उसके ऊपर दिल आ गया है और अब वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो सागर ने वॉकमैन सुधार लिया था और वो तुरंत ही महालक्ष्मी के घर पहुंच जाता है, जहां महालक्ष्मी का भाई मुरारी उसे रोकता है, लेकिन सागर उसे बताता है कि वो यहाँ एक छोटे से काम से आया है। थोड़ी देर के बाद पुरुषोत्तम जब बाहर आए तो यहाँ पर सागर जो है वो उन्हें वॉकमैन देता है और कहता है कि ये दरअसल में महालक्ष्मी का है। साथ ही वो उन्हें गांव में होने वाले फेस्टिवल के लिए इनवाइट भी करता है, जो कि हर साल होता है। अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और फिर गांव के फेस्टिवल में पूजा वाले दिन यहाँ पर सागर को मालूम चलता है कि पास ही के गांव में दरअसल में सूर्या आने वाला है और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चलने वाली है। ये सुनकर तो जिस जगह पर फिल्म की शूटिंग चल रही है, सागर तुरंत ही वहां जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है कि तभी सागर की नजर पड़ती है महालक्ष्मी के ऊपर। महालक्ष्मी ने उससे कहा था कि मेरा इंतजार करना, और सर महालक्ष्मी को यहाँ ऐसा ही लगा था कि सागर उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन सागर उसे असलियत बता देता है। वो कहता है कि पास ही में सूर्या सर की फिल्म की शूटिंग चल रही है और वो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो वहाँ जाना चाहता है। महालक्ष्मी कहती है कि तुम वहां चले जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। अब सागर वहां पहुंच जाता है जहां पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वो वहां ये भी देखता है कि प्रोड्यूसर एक आदमी को चिल्ला रहा है क्योंकि यहाँ पर केले ही नहीं है और हीरो मतलब कि सूर्या को केले बहुत पसंद है। तब यहाँ पर सागर आता है और कहता है कि वो केले लेकर आएगा। अरे सूर्या सर हमारे भगवान की तरह है, अगर हम वो केले लेकर आएंगे तो वो तो प्रसाद समान होगा। तब सागर केले लेने के लिए जाने लगता है और वो सबसे अच्छे और महंगे केले लेकर आता है, लेकिन रास्ते में यहाँ सागर की मुलाकात होती है बाबू और उसके दोस्तों से, जो कि यहाँ पर टांग अड़ाने वाले थे और वो केले अपने पास जब्त करना चाहते थे। लेकिन बीच रास्ते में सागर उनसे बहुत खतरनाक फाइट करता है और उन सभी को मार पीट कर प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। प्रोड्यूसर बताता है कि तुमने आने में देर कर दी, यहाँ से थोड़ी देर पहले ही सूर्या सर गए हैं
अगर थोड़ी देर और पहले आते तो मैं तुम्हारी सेल्फी तक निकलवा देता। सागर कहता है कि मुझे सेल्फी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये केले जो है वो आप तक पहुंचाने हैं और आपका यही काम है कि ये केले जो है आप सागर सर तक पहुंचा दीजिएगा। भले ही आप मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन ये केले जो है वो सागर सर तक पहुंचा दीजिएगा। जब सागर उस जगह से वापस आया तो उसे बहुत खुशी हुई और अब सागर को मालूम चलता है कि महालक्ष्मी अभी भी सागर का इंतजार कर रही है, तो वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए जाता है। और अब वो जब एक झूले में बैठे हुए थे तो यहाँ पर महालक्ष्मी उससे कहती है कि चलो एक सॉन्ग सुनते हैं, और वो वॉकमैन में उसे एक सॉन्ग सुनाती है। लेकिन असल में वो कोई सॉन्ग नहीं था बल्कि एक रिकॉर्डिंग थी, और वो रिकॉर्डिंग भी दरअसल में यहाँ सागर की ही थी। जब सागर के पास वॉकमैन सुधरने के लिए गया था तो वहाँ वो ईश्वर को बता रहा था कि वो महालक्ष्मी से कितना प्यार करता है, वो उसके लिए क्या क्या कर सकता है। ये सारी चीजें उस वॉकमैन में रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिससे कि महालक्ष्मी को मालूम चल गया था कि सागर उसे पसंद करता है। तो यहाँ पर महालक्ष्मी भी उसे बता देती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है और उसे प्यार करने लगी है। अब जब दोनों को ही एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में मालूम चल गया है तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा घूमते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अब उनका प्यार जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। और अब एक दिन जब वो लोग फिल्म देख रहे थे तो वो इस फिल्म को प्रोजेक्टर रूम से देख रहे थे। उनके बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और वो यहाँ रील के बीच में ही किस करने लगते हैं, जिससे कि सारा सीन जो है वो पर्दे पर दिखाई दे रहा था और सारी पब्लिक ने भी उन्हें किस करते हुए देख लिया था, जिससे कि ये बातें अब पुरुषोत्तम को भी मालूम चल चुकी थी। जिससे कि अब पुरुषोत्तम को आ जाता है गुस्सा और वो अपने बहुत सारे लोगों को लाता है और वो यहाँ पर सागर को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। पीटने तक तो ठीक था, लेकिन पुरुषोत्तम यहाँ पर सागर से बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा था, जो सुनकर सागर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सागर उन्हें बताता है कि आपको गलत फहमी हुई है, आपको सब कुछ गलत लग रहा है, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन पुरुषोत्तम कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, तेरे जैसे नीच इंसान से उसकी शादी मैं कर ही नहीं सकता। तू है कौन, तू करता क्या है, शादी हमेशा बराबर वालों में होती है, तू होता कौन है उससे शादी करने वाला। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद सागर को आ जाता है गुस्सा और वो यहाँ पुरुषोत्तम से कहता है कि शादी तो वो महालक्ष्मी से ही करेगा, जिसके लिए अगर तुम्हारे लेवल का भी बनना पड़े ना तो भी वो बनेगा। वो कहता है कि सूर्या की 100वीं फिल्म रिलीज होने से पहले वो इस गांव में खुद का थिएटर बनाएगा और थिएटर बनने के बाद ही वो महालक्ष्मी से शादी करेगा। ये उसका चैलेंज है। इस चैलेंज को पुरुषोत्तम ने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि थिएटर बनने में बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर हमारे हीरो सागर ने तो जोश जोश में ये सारी बातें बोल दी थी। सागर का दोस्त ईश्वर उससे कहता है कि तू जोश जोश में होश खो बैठा है, तुझे मालूम भी नहीं है कि थिएटर बनाने में कितने पैसे लगते हैं। हम जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इतना पैसा हम नहीं कमा पाएंगे कि हम थिएटर बना लें। अगर हम जिंदगी भर भी पैसे कमा कर अगर बचाते भी है ना, तब भी हम थिएटर नहीं बना पाएंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां ईश्वर सूर्या को बताता है कि हमारा साथ जो है वो यहीं तक का था, जिसके बाद मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए आगे निकल गया था और वो वहीं रह गया। साथ ही यहाँ ईश्वर सूर्या को ये भी बताता है कि आज ही महालक्ष्मी की शादी भी है और शायद उसे मालूम होगा कि सागर कहाँ पर है। ये सुनने के बाद तो सूर्या तुरंत ही महालक्ष्मी की शादी में जाने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर महालक्ष्मी किसी और बंदे के साथ शादी क्यों कर रही है। तो अब सूर्या वहां पहुंच जाता है जहां महालक्ष्मी उसे मिलती है। महालक्ष्मी बताती है कि सागर तो एक नंबर का धोखेबाज निकला, उसने मुझे धोखा दिया है, जिस वजह से मुझे ना चाहते हुए भी अब शादी करनी पड़ रही है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां महालक्ष्मी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अब सागर को तो अपना खुद का थिएटर बनाना था, उसके बाद ही वो इस शर्त को जीत पाता। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम पैसे जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ सागर को मालूम चलता है कि थिएटर बनाने के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ सागर जो है वो चिट्ठी के साथ जाकर बहुत सारे बैंक में लोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई लोन नहीं मिला था। अब महालक्ष्मी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, वो उसे अपने गहने देती है ताकि वो इन्हें बेचकर नया थिएटर बना सके। लेकिन सागर कहता है कि मुझे इस तरह से तुम्हें नहीं पाना है, वो खुद की दम पर कुछ करेगा और इस थिएटर को बनाकर रहेगा। जब सागर अपने घर पहुंचा तो उसे वहां जाकर मालूम चला कि उसकी माँ के पास चिट फंड के 42,000 रुपए है और ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना गांव में एक मिनी थिएटर बनाया जाए। अगर ये बना लिया तो बहुत सारा पैसा आ सकता है।
तो यहाँ सागर ने अपना मिनी थिएटर बना लिया था और गांव के बहुत सारे लोग जो है वो इस मिनी थिएटर में आने लगे थे। हर एक शो जो है वो हाउसफुल हो रहा था और सागर के माता पिता भी बहुत खुश थे। अब एक दिन महालक्ष्मी फिल्म देखने के लिए आती है। जब वो यहाँ पर आई तो सागर के माता पिता को मालूम चल जाता है कि आखिरकार हमारा सागर जो है वो ये सब कुछ कर क्यों रहा है, महालक्ष्मी के वजह से। अब रात को महालक्ष्मी सागर से मिलती है। महालक्ष्मी यहाँ पर देखती है कि इस मिनी थिएटर में बहुत सारे लोग फिल्म देखने के लिए आते हैं। अगर यहाँ पर सचमुच ही थिएटर बन गया तो सचमुच ही यहाँ पर बहुत सारी कमाई हो सकती है। अब सागर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद महालक्ष्मी जब अपने घर गई तो वहाँ महालक्ष्मी के पिता पुरुषोत्तम जो है वो महालक्ष्मी को बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि महालक्ष्मी कहाँ पर गई थी। और अब वो महालक्ष्मी को साफ शब्दों में चेतावनी भी दे देते हैं कि अगली बार से अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। महालक्ष्मी बताती है कि आप जिस मिनी थिएटर की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी भीड़ आती है, आपके थिएटर में जितनी भीड़ नहीं आती जितनी वहां भीड़ आती है। अब सागर को मालूम चल जाता है कि कुछ ही महीनों के बाद सूर्या सर की 100वीं फिल्म रिलीज होने वाली है। लेकिन सागर ये सुनकर खुश भी था और दुखी भी था, क्योंकि उस वक्त तक तो सागर शायद इतने पैसे नहीं जोड़ पाएगा और शायद उसका थिएटर भी नहीं बन पाएगा, जिससे कि उसकी शादी महालक्ष्मी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सर हार जाएगा। अब क्योंकि पुरुषोत्तम बहुत गुस्से में था, इसलिए वो अपने बेटे मुरारी को सागर के थिएटर भेजते हैं। वहाँ पूरे थिएटर में वो आग लगाते हैं और यहाँ वो सागर को बहुत ही बुरी तरह से पीटते भी हैं। लेकिन अब सागर को आ जाता है गुस्सा। वो यहाँ मुरारी के बहुत सारे लोगों को पीट देता है, लेकिन वो यहाँ मुरारी को छोड़ देता है क्योंकि वो साला था। लेकिन अभी भी सागर के ऊपर बहुत सारी टेंशन है, क्योंकि उसे 2 करोड़ रुपए कमाना है और इस तरह से तो वो पैसे नहीं कमा सकता। तब वो रेत वाले के पास जाता है और उनसे कहता है कि एक ट्रक रेत का भाव लगभग 2,500 रुपए है। अगर वही एक ट्रक रेत मैं तुम्हें 2,000 रुपए में दूं तो क्या मुझसे खरीदोगे? और अगर नहीं भी खरीदते हो तो मेरे पास तो बहुत सारे क्लाइंट हैं। वो तो तुरंत ही मान जाता है। और अब सागर का सबसे बड़ा काम ये था कि वो अपने लोगों को मनाए कि हमें बहुत सारा पैसा कमाने का ऑफर है और हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। लेकिन आखिर में जब सागर के पिता सभी लोगों को समझाते हैं तब जाकर सब रेडी होते हैं और अब वो रेत निकालने में लग जाते हैं। और फिर इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे रेत के ट्रक जो है वो उस आदमी तक पहुंचा दिए थे, जिससे कि अब सागर के पास ढेर सारा पैसा आ जाता है और वो खुद का थिएटर खड़ा कर लेता है। साथ ही यहाँ पर सागर ने गांव में बिजली भी लेकर आया था, जिससे कि अब गांव के हर एक घर में बिजली थी और थिएटर भी पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका था। और अब जल्द ही इस थिएटर में नई फिल्म रिलीज होने वाली थी, इसलिए वो रील लेने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जिस समय पर वो पहुंचा था ना, उससे कुछ समय पहले ही मुरारी वहां पहुंच गया था और उसने वहां प्रोड्यूसर से रील ले ली थी, जिससे कि अब कोई भी रील नहीं बची थी कि वो उसे थिएटर में लगा सके। सागर को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये काम किसका है। वो तुरंत ही पुरुषोत्तम के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब ये इतना छोटा मोटा काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम शर्त हार चुके हो। मेरे थिएटर में जल्द कोई ना कोई फिल्म तो रिलीज हो ही जाएगी, लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना है कि तुम शर्त हार चुके हो और थिएटर में पहली फिल्म रिलीज होते ही मैं शर्त पूरी तरह से जीत जाऊंगा और फिर महालक्ष्मी और मेरी शादी होगी। लेकिन थिएटर में पहली फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी, इसलिए सागर जो है वो उस प्रोड्यूसर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे फिल्म थिएटर में रिलीज करवानी है। लेकिन प्रोड्यूसर बताता है कि सारी रील तो बिक चुकी है और शायद अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता है। तभी प्रोड्यूसर को याद आता है कि एक बंदा है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है, जिसका नाम नायक है। वो तुरंत ही प्रोड्यूसर नायक के पास जाते हैं, जिससे वो रील मांगते हैं। लेकिन तब नायक तो सूर्या सर से बात कर रहा था। मालूम चलता है कि वो सूर्या सर को तब पिता के रोल के लिए ही मना रहा था, क्योंकि उन्हें 3 करोड़ रुपए की जरूरत है। नायक ने उनसे कहा था कि मेरा बेटा हीरो के रूप में लॉन्च होने वाला है और तुम्हें मेरी फिल्म में पिता का रोल करना पड़ेगा। लेकिन ये सुनकर तो यहाँ पर सागर को गुस्सा आ रहा था। लेकिन जब यहाँ प्रोड्यूसर कहता है कि अब तो शायद सूर्या का काम खत्म होने वाला है, उसे कोई भी फिल्म नहीं मिलेगी, उसका तो दी एंड होने वाला है, ये सुनकर सागर को गुस्सा आ जाता है और वो नायक को बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि तेरे जैसे लोगों की वजह से सूर्या सर का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अब सागर को ये बात तो मालूम चल चुकी है कि सूर्या सर को 3 करोड़ रुपए चाहिए हैं और 3 करोड़ रुपए की जुगाड़ कहीं से भी नहीं हो पा रही है। और जब सागर ने ईश्वर का आर्टिकल पढ़ा जिसमें उसने लिखा था कि अब सूर्या का दी एंड है और उनकी फिल्म ये कभी नहीं बन पाएगी,
तो ये सुनकर सागर को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। वो घर जाकर बहुत ज्यादा रोया भी था, क्योंकि उसे सूर्या सर को फिल्म में देखना है। जिस वजह से अब सागर जो है वो पुरुषोत्तम के पास जाता है। वो कहता है कि मैं अभी भी शर्त जीता नहीं हूँ और मैं शर्त हार सकता हूँ अगर तुम मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो, बदले में तुम मेरा थिएटर ले लो। वो ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर वो बहुत चलेगा, और तुम मुझसे थिएटर ले लोगे तो मैं शर्त वैसे ही हार जाऊंगा, फिर मैं महालक्ष्मी से भी शादी नहीं कर पाऊंगा। ये सारी बातें महालक्ष्मी ने भी सुन ली थी। महालक्ष्मी उससे कहती है कि एक बार हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुम थिएटर बेच देना, तुम सूर्या को सारे पैसे दे देना, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर सागर कहता है कि सर को अभी पैसों की जरूरत है, इसलिए उसे ये सारे पैसे देने पड़ेंगे। जिसके बाद से महालक्ष्मी ने उससे सारे नाते तोड़ लिए थे, क्योंकि उसकी नज़र में सागर जो है वो धोखेबाज बन गया था। अब प्रेजेंट के डे में यहाँ पर सूर्या जो है वो महालक्ष्मी को बताता है कि तुम सागर के प्यार को क्यों नहीं समझ पाई। आज तक उसने पूरी लाइफ में या तो तुम्हारे लिए कुछ किया है या फिर मेरे लिए कुछ किया है। उसने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, हमेशा दूसरों के लिए ही करता रहा। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुरुषोत्तम भी आ जाता है, जो कि सूर्या को देखता है, और वो तो हैरान था कि आखिरकार सूर्या सर महालक्ष्मी की शादी में कैसे आए भला। पुरुषोत्तम को यहाँ मालूम चलता है कि दरअसल में सूर्या सर उनकी शादी में नहीं आए हैं, बल्कि वो तो यहाँ पर सागर को ढूंढते हुए आए थे। यहाँ पुरुषोत्तम को एहसास होता है कि सागर तो सचमुच ही बहुत ही जाना माना इंसान है। अब सूर्या सर को मालूम चलता है कि सागर तो अपने गांव में मौजूद है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और तूफान भी आया हुआ था, जिस वजह से सागर के गांव तक तो नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि नाव कभी भी डूब सकती है। सूर्या सर कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंसान मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, जान दे सकता है, तो आखिरकार मैं उसके लिए एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सागर के गाँव में पानी भर चुका था, जिस वजह से सागर जो है वो सारे गांव वालों को लेकर थिएटर पहुंच जाता है, क्योंकि वो एक सेफ जगह थी, वहां गांव वालों को कुछ भी नहीं होगा। जब गांव के सभी लोग यहां पर मौजूद थे, तभी यहां सागर की नजर पड़ती है सूर्या सर के ऊपर। सूर्या सर यहां फ्रंट डोर से एंटर होते हैं और उन्हें देखते ही सागर हैरान रह चुका था कि आखिरकार सूर्या सर यहां पर कैसे आ गए। लेकिन जितना सागर हैरान था, उतना ही सूर्या सर भी हैरान थे कि इस दुनिया में इतना बड़ा फैन भी मौजूद है, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। सूर्या सर यहाँ सागर से मिलते और वो कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या हो, तुम मेरे इतने बड़े फैन कैसे हो सकते हो। सागर बताता है कि सर आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आपकी वजह से ही वो मैं सब कुछ कर पाया हूँ जो मैं करना चाहता था। शायद अगर आप नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये सारी बातें सुनने के बाद सूर्या सर रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे एहसास भी नहीं हो रहा है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर गए, जबकि मैंने इतने सारे बड़े बड़े लोगों से मदद मांगी, मेरे दोस्तों से, लेकिन किसी ने भी मेरी कोई मदद नहीं की, और तुमने बिना नाम बताए ही मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। सूर्या सर कहते हैं कि शायद इस जन्म में मैं तुम्हारा कभी भी कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, पैसे तो लौटा दूंगा, लेकिन ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा। इतना बोलने के बाद सूर्या सर अगली सुबह वापस आ जाते हैं, और अब वो अपने मैनेजर से कहते हैं कि मुझे सागर का पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मैं उसे अपना सारा पैसा लौटाऊंगा। मैं अपनी कार, मेरा घर, सब कुछ गिरवी रख लूंगा, लेकिन मैं सागर का पैसा नहीं लूंगा। वो बंदा मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है, तो आखिरकार मैं खुद के लिए इतना बड़ा स्टैंड कैसे नहीं ले सकता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि फिल्म कंप्लीट होती है और फिर फिल्म जो है वो थिएटर में रिलीज होती है। रिलीज होते ही ये फिल्म जो है वो सुपर हिट हो जाती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सागर का थिएटर भी पूरी तरह से हाउसफुल था। पुरुषोत्तम भी सागर के प्यार को देखकर पिघल गया था, और अब सागर और महालक्ष्मी भी साथ हो जाते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी की तब शादी नहीं हुई थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।